Hello everyone. So today we are going to start this new chapter. Okay, have force and laws of motion. Okay, this is a one shot video of this full chapter. तो चलिए शुरू करते हैं. सबसे पहले हम सीखेंगे what is force. Okay, so in this case there is a definition written here. A push or pull on a body is called force. It means suppose you apply some force or you may say you push or pull a body. मान लो कोई बॉडी है मास m. ओके, अब आप क्या करते हो, इस बॉडी पर फोर्स लगाते हो इस तरीके से. ना दिस इज अ पुश, है ना, इसको हम पुश बोलेंगे. अब अगर आप इस बॉडी को इस तरीके से फोर्स लगा रहे हो, सपोज यू हैव समथिंग लाइक दिस, जिससे कि आप फोर्स लगाओगे इस तरफ, इस डायरेक्शन में. नाउ यू आर पुलिंग दिस बॉडी, ठीक है ना, दिस इज अ पुल. और दोनों ही केसेस में कौन सी एजेंसी वर्क कर रही है? दैट इज फोर्स. ओके, फोर्स यहाँ पे वर्क कर रहा है. यानी यहाँ पे जो मोशन आप करवा रहे हो इस बॉडी का, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा बात को, ठीक है. फोर्स को इस डेफिनेशन को बताकर लीव किया जा सकता है, बट देर इज नो मीनिंग अगर आप समझ में नहीं आ रहा है आपको. देखिए, आप जब भी किसी बॉडी पे फोर्स अप्लाई करते हो, व्हेन यू अप्लाई सम फोर्स, सपोज एफ, तो ये बॉडी क्या हो जाएगी? इट विल स्टार्ट मूविंग, राइट, स्टार्ट्स मूविंग. यानी ये मोशन में आ जाएगी. स्टेट ऑफ रेस्ट से, रेस्ट स्टेट से किस में आ गई? मोशन में आ गई. तुम फोर्स ने अभी यहाँ पे क्या किया? इट चेंज्ड द स्टेट ऑफ दिस बॉडी, है ना. रेस्ट से ये मोशन में ला दिया बॉडी को फोर्स ने. यानी मोशन का कॉज कौन है? कौन मोशन करा रहा है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द मोशन? दैट इज फोर्स. ठीक है. अब बात आती है डायरेक्शन ऑफ फोर्स की. डायरेक्शन फोर्स हम कैसे डिफाइन करेंगे? तो यहाँ पे डिफाइंड है ऑब्वियसली, द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज द डायरेक्शन इन विच अ बॉडी इज पुल्ड और पुश. ठीक है, पुश्ड और पुल, मतलब जिस डायरेक्शन में हम बॉडी को पुश कर रहे होंगे फिर पुल कर रहे होंगे, वही क्या हो जाएगी? फोर्स की डायरेक्शन हो जाएगी. क्योंकि फोर्स क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है. ये भी आपको याद रखना है. लिख देता हूं मैं, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी. वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी आप जानते हो, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट आपने पढ़ रखा है. ठीक है. वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती है? जिनके पास मैग्नीट्यूड भी हो प्लस डायरेक्शन भी हो. तो फोर्स के पास, यानी हम इसको मैग्नीट्यूड भी डिफाइन करते हैं यूनिट के साथ, और इसकी डायरेक्शन भी होती है. डायरेक्शन कैसे दी जाती है मैं आपको बता चुका हूँ. ठीक है, जिस तरफ फोर्स लग रहा होगा वो उसकी डायरेक्शन हो जाएगी. या जिस तरफ बॉडी को पुल किया जा रहा है फिर पुश किया जा रहा है, वो उसके फोर्स की डायरेक्शन हो जाएगी. अगली स्लाइड को करते हैं. इन दिस स्लाइड वी विल स्टडी द इफेक्ट्स ऑफ फोर्स. ठीक है, अगर हम फोर्स किसी बॉडी पे अप्लाई करते हैं तो उसके क्या क्या इफेक्ट पड़ सकते हैं. ठीक है. सो इफेक्ट ऑफ फोर्स में एक इफेक्ट तो अभी आपने देखा, क्या था? स्टेट ऑफ बॉडी, है ना. फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ बॉडी. चेंजेस, फोर्स चेंजेस स्टेट ऑफ बॉडी. ठीक है, यानी रेस्ट में होगी तो मोशन में ला सकता है, ये मोशन में ला सकता है. या फिर अगर बॉडी मोशन में है तो ये रेस्ट में भी ला सकता है ना. दूसरी चीज, इट कैन चेंज द शेप ऑफ बॉडी ऑल्सो. ठीक है, शेप चेंज कर सकता है ऑब्वियसली. अगर कोई बॉडी सपोज ये इस तरीके से ऐसे क्यूबिकल शेप है, नॉट अ परफेक्ट क्यूब बट इस तरीके से इसकी एक शेप है. ओके, तो अब इसको हम स्क्वीज करके या फिर इस पर कुछ फोर्स अप्लाई करके, फोर्स अप्लाइड, तो क्या हो जाएगा? इसका हम शेप बदल सकते हैं. हो सकता है हम इसको इरेगुलर शेप दे दें इस तरीके से. कोई भी रेगुलर शेप हम दे सकते हैं. ठीक है, एनी शेप यू मे वांट. आप इसको स्फेयर में चेंज कर दें, या इसको आप क्यूबाइड बना दें क्यूब से, या फिर आप इसका कोन बना दें. वेरियस शेप्स यू कैन ड्रॉ हियर. ओके, नाउ
द चैप्टर begins, that is न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन. हियर इज द फर्स्ट लॉ. अभी आपने जो पढ़ा उसका ऑब्वियसली यहाँ पे आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट जरूर होगा. क्या बोल रहा है ये फर्स्ट लॉ? क्या कहता है? अ बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट, अ बॉडी इन मोशन विल रिमेन इन मोशन until unless it is compelled by an external force to change its state. ओके, इसका मतलब क्या है? देखिए डेफिनेशन को हिंदी में हम समझाएंगे आपको कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है, ठीक है, कोई भी बॉडी है, हम फिजिक्स में इस तरीके के मॉडल्स बनाते हैं, ये एम मास की कोई बॉडी होती है, इस तरीके से हम इसे शो करते हैं फिजिक्स में. क्योंकि ऑब्वियसली आप अगर कार है ये बॉडी, तो आप पूरी कार यहाँ पे ड्रॉ नहीं करेंगे, ठीक है. कुछ केसेस में हम ड्रॉ कर सकते हैं, बट कुछ केसेस में ड्रॉ नहीं हो पाती है. ओके, एरोप्लेन है, अब हम एरोप्लेन को कैसे शो करेंगे? सो वी यूज सच काइंड ऑफ डायग्राम्स लाइक दिस, ठीक है. बस एक मॉडल हम बना सकते हैं सिंपल सा सिचुएशन को हैंडल करने के लिए. ओके, नाउ कोई बॉडी है, सपोज मास एम है इसका, और ये बॉडी मूव कर रही थी, ठीक है, वी वेलोसिटी से, या फिर ये बॉडी रेस्ट में थी, इन रेस्ट पोजीशन. ओके, सो अब डेफिनेशन पे आ जाओ. अ बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट, ये वाली कंडीशन, रेस्ट वाली. अ बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट, अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो ये रेस्ट में ही रहेगी. दूसरी कंडीशन क्या बोल रही है? अ बॉडी इन मोशन विल रिमेन इन मोशन, विल रिमेन इन मोशन. अगर कोई बॉडी मोशन में है, ठीक है, किसी वेलोसिटी v से मूव कर रही है अगर, तो ये मोशन में ही रहेगी. कब तक? अनटिल अनलेस इट इज कंपेल्ड बाय एन एक्सटर्नल फोर्स. कंपेल्ड मतलब यहाँ पे कोई भी हमने एक्सटर्नल फोर्स इसको नहीं लगाया तब तक, ठीक है. इसकी स्टेट चेंज नहीं होगी, जिस स्टेट में है वो इसी स्टेट में रहने वाली है. ओके, जैसे कि सपोज एक बिल्डिंग है. अब इस बात को बहुत ध्यान से समझिएगा. एक बिल्डिंग है, ओके, और आप यहाँ पे खड़े हो, आपके हाथ में एक बॉक्स है, ठीक है ना, हाथ में एक बॉक्स है आपके. नाउ अगर आप इस बॉडी का स्टेट चेंज करना चाह रहे हो, ठीक है, अभी तो ये आपके हाथ में है. अगर ये आपके हाथ में ना हो, ऐसा क्या करेंगे आप? ऑब्वियसली आप इसको थोड़ा सा पुश करेंगे जिससे कि ये बाहर की ओर गिर जाए, ठीक है. इधर एक बॉक्स है, ओके, आप इसको लीव करोगे या आप इसको पुश करोगे, ठीक है. सो आफ्टर गिविंग अ सर्टेन पुश व्हाट विल हैपन? सिंपल सी बात है, ये तो आप अभी करके देख सकते हैं. ये बॉडी नीचे चली जाएगी. जो पेंसिल है आपके हाथ में, आप इसको छोड़ के देखिए, नीचे गिरेगी ना, ठीक है, इतना तो समझ रहे हो. तो ये नीचे गिरेगी. क्यों गिरेगी? आप जानते हो, ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स. अगर नहीं जानते हो तो अब जान लो. ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स दिस बॉडी विल गो द इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, है ना. ग्रेविटेशनल फोर्स, कुछ लोग बोलते हैं ग्रेविटी, ग्रेविटी के कारण. एक्चुअली ग्रेविटी वर्ड इज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड वर्ड इन रियलिटी. क्यों कॉम्प्लिकेटेड है? क्योंकि भाई ग्रेविटी जो है वो इतने सिंपल वर्ड्स के लिए यूज नहीं हुआ है किसी भी सर्टेन चीज के लिए. ग्रेविटी का मतलब एक सेंस में यूज होता है, समथिंग दैट डिफाइंस हैवीनेस ऑफ अ बॉडी और एनी सिचुएशन और एनीथिंग, ठीक है. ग्रेविटी को एक सेंस ऑफ हैवीनेस के लिए यूज किया जाता है, या फिर इंपॉर्टेंस किसी चीज को अगर दी जा रही है, हैवीनेस, या टू गिव्स इंपॉर्टेंस टू समथिंग, ठीक है, इंपॉर्टेंस टू समथिंग. इसके लिए ग्रेविटी को शुरू में यूज किया जाता था, ठीक है. ये ग्रामर में भी वर्ड आपको यूज करने को मिलेगा. तो इसलिए ग्रेविटी को आप सीधे सीधे एब्सोल्यूट टर्म में मत लिया करिए हर बार. ओके, खैर इसकी बात हम करेंगे जब ग्रेविटेशनल से रिलेटेड कुछ भी पढ़ेंगे, ग्रेविटेशनल मोशन पढ़ेंगे. तो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ये बॉडी नीचे जाएगी. सो हियर व्हाट हैपेंड, विच इज द एक्सटर्नल एजेंसी टू चेंज इट्स स्टेट? दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स. दिस इज वर्किंग एक्सटर्नली टू चेंज द स्टेट ऑफ बॉडी. अगर आप ग्रेविटेशनल फोर्स को हटा दें, इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो हम हटा दें यहाँ पे, देन देर विल बी नो चेंज ऑफ स्टेट. समझ रहे हो? तो ये कारण है. ये है आपका फर्स्ट लॉ. इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, आप लिख सकते हो, याद कर सकते हो, समझ गए होगे. आगे बढ़ते हैं. नाउ हियर इज गैलीलियोज लॉ ऑफ इनर्शिया. अब ये इनर्शिया क्या है? दिस इज नथिंग बट एक
दूसरे शब्दों में इन्होंने फर्स्ट लॉ को स्टेट किया था, और जाहिर सी बात है न्यूटन से पहले गैलीलियो ने लॉ ऑफ इनर्शिया दिया था। क्या कहता है इनर्शिया का लॉ? इसमें ये सबसे पहले तो इनर्शिया क्या होता है? इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू विच इट रेजिस्ट्स अ चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। तो इनर्शिया एक्चुअली में मास को बोला गया, ठीक है। मास का आप समझ लीजिए सिनोनिम हो गया इनर्शिया। क्यों? क्योंकि किसी बॉडी का ज्यादा मास होगा तो उसका ज्यादा इनर्शिया होगा। दैट इज मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनर्शिया। इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन होता है, आपने पहली बार यूज किया होगा ये, ठीक है। इस तरीके से इसको मैं थोड़ा प्रॉपरली बना देता हूँ। ये वाला साइन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इसको क्या बोलते हैं हम? सॉरी, दिस इज प्रोपोर्शनलिटी साइन, ठीक है। सो मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनर्शिया। क्यों? क्योंकि मास बढ़ेगा तो इनर्शिया भी बढ़ेगा। सो यहाँ पे कहा क्या जा रहा है, ये इनर्शिया क्या होता है? एक प्रॉपर्टी होती है बॉडी की ड्यू टू विच इट रेजिस्ट चेंज इन स्टेट। अगर मास ज्यादा होगा तो इसकी स्टेट चेंज करना ऑब्वियसली टफ हो जाएगा ना। आप खुद देखिए, कोई खाली बॉक्स होता है, ठीक है, उसको हिलाना, उसको मूव करना, इट इज़ वेरी इजी फॉर यू। पर उसमें अगर हम कोई भी भारी चीज़ रख दें, ठीक है, तो ऑब्वियसली आपके लिए ये टफ हो जाएगा कि आप उसको मूव कर सकें, ठीक है। तो उसी का अर्थ है इनर्शिया, और डेफिनेशन आपकी यहाँ पे लिखी हुई है, देयर इज नो प्रॉब्लम। ये रेस्ट वाला मैंने आपको एग्जांपल दिया। अगर कोई मोशन में है, इनर्शिया ऑफ मोशन का क्या होगा? कोई बॉडी अगर पहले से मूव करे, उसको रोकना भी ऑब्वियसली टफ हो जाएगा, आपको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा उसे रोकने के लिए, ठीक है। अब जैसे कि आप कोई टॉय कार अगर यूज़ कर रहे हो, ठीक है, टॉय कार है, कोई भी टॉय कार है, ठीक है, उसको तो आप इजीली रोक लोगे, नो प्रॉब्लम। वहीं अगर एक ट्रक है, रियल ट्रक, क्या उसको रोक लोगे तुम हाथों से? नहीं रोक पाओगे ना। तो उसका इनर्शिया ऑफ मोशन इज वेरी हाई, ठीक है, इसका मास भी ज़्यादा है। सो अब समझ रहे होगे ना, लॉजिकल रीजनिंग यहाँ पे समझ में आ रही होगी, ठीक है। ऐसा करना ज़रूरी है। नाउ वी आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज मोमेंटम। ओके, दिस इज द मोमेंटम। सो मोमेंटम इंट्रोड्यूस करने से पहले पिछली स्लाइड पे आएंगे, ये वाली। क्या बताना है मुझे यहाँ पे आपको? थोड़ा सा हम मोशन को एनालाइज करेंगे, मोशन को, ठीक है। कोई भी ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए इस तरीके से स्फेरिकल कोई बॉडी है, ये मूव कर रही थी, स्मॉल एम, स्मॉल वेलोसिटी v, एक कैपिटल एम से मूव कर रही है, कैपिटल वी, ठीक है। सेपरेट मोशन है इनका। अब क्या होगा, ये बॉडी देखो, स्मॉल एम लेस है कैपिटल एम से, ठीक है, ये ज़्यादा है मास और ये कम मास है, ठीक है। अब आप बताइए कि किसमें मोशन ज़्यादा हो, मतलब किस बॉडी को रोकने में ज़्यादा फोर्स हमें लगाना पड़ेगा? जाहिर सी बात है जिसका मास ज़्यादा है, ठीक है, या जो ज़्यादा वेलोसिटी से मूव कर रही है, ओके। और कम फोर्स किसको लगाना पड़ेगा? जो कम मास की है और कम वेलोसिटी से मूव कर रही होगी। ये बात समझ में आई? यानी अगर मैं यहाँ पे सपोज इसको भी स्मॉल वी कर देता हूँ, ये भी स्मॉल वी है, ये भी, वेलोसिटी आर सेम। पहली कंडीशन मैंने यहाँ पे ले ली, कंडीशन फर्स्ट, वी सेम, ओके, वी सेम है, मास डिफरेंट है, ठीक है। तो ज़्यादा मास वाली बॉडी में मोशन ज़्यादा है, ठीक है, और इसमें कम होगा। अब मैंने सपोज मास इज सेम बट वेलोसिटीज आर डिफरेंट, हियर इज मोर वेलोसिटी, हियर इज लेस वेलोसिटी, ओके, लाइक दिस। तो क्या होगा, कम वेलोसिटी वाले ऑब्जेक्ट को ऑब्वियसली रिलेटिवली इजी होगा रोकना देन दिस हाईली स्पीड मूविंग ऑब्जेक्ट, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई होगी आपको। सो इसी से हम आगे बढ़ेंगे मोमेंटम के कॉन्सेप्ट पर, जो क्या डिफाइन करता है, ये वाली लाइन, पहली लाइन अभी नहीं पढ़नी है, दूसरी लाइन पहले पढ़नी है। मोमेंटम इज द मेजर ऑफ क्वांटिटी ऑफ मोशन ऑफ अ मूविंग बॉडी। कोई बॉडी अगर मूव कर रही है तो उसमें मोशन की जो क्वांटिटी है उसको क्वांटिटेटिवली हम मेजर कर रहे हैं, ठीक है, क्वांटिटी ऑफ मोशन हमें मेजर करना है, तो हम मोमेंटम टर्म यूज करेंगे। नाउ व्हाट इज दिस मोमेंटम टर्म? ऑब्वियसली अगर हम मेजर कर रहे हैं उसको तो मैथमेटिकली डिफाइंड होनी चाहिए, है डिफाइंड मैथमेटिकली। क्या है? मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड वेलोसिटी। आपने अभी देखा इसमें, मैंने आपको क्या बताया,
कि इसमें जो बॉडी में मोशन ये हो रहा था, इट डिपेंड्स ऑन द ऑन देयर मास एज वेल एज ऑन वेलोसिटी। ठीक है, तो जब इसको मेजर करेंगे तो जो क्वांटिटी हम मेजर कर रहे हैं वो इन दोनों पर डिपेंड करनी चाहिए ना, बिल्कुल करती है। P इज प्रोपोर्शनल टू M ऑल्सो एंड P इज प्रोपोर्शनल टू V ऑल्सो। ठीक है, ये फॉर्मूला आया कहाँ से, अब मैं आपको बता रहा हूँ। इन दोनों को कंबाइन कर दो, P प्रोपोर्शनल टू MV, कंबाइन कर दिया। अब प्रोपोर्शनैलिटी हटाने के लिए एक इक्वालिटी का साइन लगता है, तो P इक्वल्स टू स्मॉल k MV, ये इक्वालिटी का साइन लगेगा, उसके साथ एक कांस्टेंट आता है k। नाउ हियर दिस k if we take 1, then what will happen? P equals to MV. This is your formula. This is a definition that is written here. ठीक है, ओके। तो आपको याद क्या रखना है, मोर और लेस सिंपली P इक्वल्स टू MV, ये याद रखना है, और कुछ याद रहना है इसमें। ठीक है, एक ये लाइन और एक ये लाइन, बस इतना याद है, आप मोमेंटम का कॉन्सेप्ट सोच भी सकते हो। ठीक है, थोड़ा बहुत सोचोगे दूसरी लाइन से आपको काफी कुछ याद आएगा। ठीक है, क्योंकि पहली वाली जो लाइन है ऊपर वाली, मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड वेलोसिटी, इससे ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं आपको मिलेगी, इससे सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला आपको पता चलेगा क्या है। ठीक है, पर सेकंड से इज द क्वांटिटी इज द मेजर ऑफ क्वांटिटी ऑफ मोशन ऑफ अ मूविंग बॉडी। काफी कुछ आप इससे सोच सकते हो, बहुत सारी लॉजिकल बातें आपके दिमाग में आएंगी। ठीक है, और इसी से कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होगा। ठीक है, बाकी फॉर्मूले में ज्यादा कुछ रखा नहीं होता है। ठीक है, फॉर्मूला तो आपको दो वैल्यू मिल जाए और तीसरी निकाल लोगे, इतना ही तो है इसमें, और कुछ है। बट कॉन्सेप्ट जब पता होगा तब आप डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस को हैंडल कर पाओगे। ठीक है, और मजे लोगे इस कॉन्सेप्ट का। और क्या, आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन है, देखो क्या कह रहा है। यहाँ से आप सीखोगे कि न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले पढ़ो उस न्यूमेरिकल को, सिंपल सी बात है। अ हॉकी बॉल ऑफ मास 200 ग्राम ट्रेवलिंग एट, पूरा क्वेश्चन मत पढ़ो ऐसे ही डायरेक्ट, क्या तरीका है, शुरू से पढ़ते हैं। अ हॉकी बॉल ऑफ मास, पहले इन्फॉर्मेशन हमें क्या मिल रही है, मास। मास एक मैथमेटिकल क्वांटिटी में हम डिफाइन करते हैं ना, तो मास m इज इक्वल्स टू 200 ग्राम्स लिखा हुआ है भाई। ठीक है, इसको केजी में कन्वर्ट कर लेते हैं, कोशिश किया करो सबसे पहले ऐसा यूनिट्स में कन्वर्ट करो। तो ग्राम को केजी में, यानी 0.200 किलोग्राम, नो प्रॉब्लम। इसको 0.2 ग्राम लिख सकते हो, सॉरी 0.2 किलोग्राम। अब ट्रेवलिंग एट 10 मीटर पर सेकेंड इज स्ट्रक बाई अ हॉकी स्टिक सो एज टू रिटर्न इट along its original path with velocity this, दो वेलोसिटी दी हुई है, एक v1 है दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड, एक v2 है दैट इज 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, कैलकुलेट द चेंज ऑफ मोमेंटम अकर्ड, यहाँ पे चेंज ऑफ मोमेंटम बताना, यानी चेंज ऑफ मोमेंटम हम कैलकुलेट कैसे करेंगे। चेंज ऑफ मोमेंटम वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो मास तो बॉडी का वही है, वेलोसिटी डिफरेंट हो गई, तो दो डिफरेंट मोमेंटम भी आएंगे, एक आएगा P1 एक आएगा P2। और चेंज कैसे डिफाइन करोगे, चेंज ऑफ मोमेंटम ऑब्वियसली P2 माइनस P1 से ऐसे ही डिफाइन करोगे ना। तो P1 पहले निकाल लो, 0.2 मल्टीप्लाइड बाई 10 विच इज 2, क्या होगी इसकी यूनिट, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, यही तो आएगी इसकी यूनिट। और दूसरा MV लगेगा, 0.2 मल्टीप्लाइड बाई 5 कितना हो जाएगा, 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो P2 माइनस P1 कर दो, 1 माइनस 2 क्या आएगा, -1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। अब आप बोलोगे नेगेटिव कैसे हो गया, हो सकता है, क्यों, वेक्टर क्वांटिटी है। प्लस माइनस में ये इसलिए आया है क्योंकि देखो इसमें बोला क्या, सिचुएशन आप समझिए, स्ट्रक बाई अ हॉकी स्टिक, एक हॉकी बॉल थी। ठीक है, तो मैं डायग्राम थोड़ा सा समझा के कोशिश करता हूँ। ठीक है, एक बॉल आ रही थी इस तरीके से। ठीक है, अब ये जब इस पर लगी तो इसकी डायरेक्शन क्या हो गई, अपोजिट हो गई ना। हमने मोशन पहले किस में, इधर के लिए स्टडी किया, नाउ इट्स डायरेक्शन इज इन अपोजिट डायरेक्शन, तो उसका सिग्निफिकेंस यहाँ पे माइनस साइन से शो हो जाएगा, आप समझ गए। ओके, प्लस अपोजिट में जाते ही इसकी वेलोसिटी डिक्रीज भी हुई है ना, डिक्रीज हुई है, तो इसलिए नेगेटिव में आ गई है।
ओके, सो वेरियस सिग्निफिकेंसेस हैं, आप निकाल सकते हैं इनको। तो भाई अब हम आते हैं सेकेंड लॉ पे। बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, मोमेंटम पढ़ा ही आपने इस लॉ को समझने के लिए था। ठीक है, तो लाइन पढ़ते हैं क्या कह रहा है ये। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, वहां चेंज ऑफ मोमेंटम आया था, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम आया। तो देखो भाई, चेंज ऑफ मोमेंटम को हम कैसे लिखेंगे, P2 माइनस P1 ऐसे लिखते हैं ना। अब रेट है मैं P2 - P1 लिख लूँ क्या? ठीक है, चेंज इन टाइम में इक्वल्स टू व्हाट, फोर्स अप्लाइड। ठीक है भाई, फोर्स अप्लाइड के बारे में इक्वल टू रख दिया मैंने। इसको लिखने का एक और तरीका है, F इक्वल्स टू डेल्टा P अपॉन डेल्टा T। ठीक है, इसको डेल्टा बोलते हैं, ये जो छोटा सा ट्राइंगल है ना इसके साथ लिखा हुआ, इसको डेल्टा बोल देते हैं। ओके, ये किसी भी चेंज को रिप्रेजेंट करता है। नाउ दिस इज हियर इन द डायरेक्शन विच इट एक्ट्स। तो ठीक है, डेल्टा P अपॉन डेल्टा T। अब इसमें थोड़ा सा चेंजेस करेंगे, P2 - P1 वैसे ही लिख लेते हैं, T2 - T1 अपॉन सॉरी इक्वल्स टू, इसको क्या लिख सकते हो, MV2 - MV1 डिवाइडेड बाय T2 - T1। M कॉमन ले लो, क्या आ जाएगा, V2 - V1 डिवाइडेड बाय T2 - T1। नाउ हियर F इक्वल्स टू, एक चीज ध्यान दो, ये क्या लिखा है, V2 - V1 अपॉन T2 - T1, व्हाट इज दिस, acceleration. So F equals to ma. This is the mathematical formula of force. F equals to ma. याद हो जाना चाहिए। ठीक है, ये है आपका सेकेंड लॉ। सो सेकेंड लॉ में कितने एक्सप्रेशंस आपको दिख गए, कई दिख गए ना। यू कैन डराइव दीज एक्सप्रेशंस आल्सो। ठीक है, पढ़ते हैं आगे। सो हियर आर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू फोर्स। ये इस स्लाइड पे हम बाद में आएंगे। ओके, अभी इसकी खास ज़रूरत नहीं है, एक मिनट। ओके, हम इसको देख ही लेते हैं। ठीक है, फोर्स से रिलेटेड। सो फोर्स में सबसे पहले फॉर्मूला हमने क्या इसका पढ़ा अभी, F इक्वल्स टू ma। इसकी अगर यूनिट निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे, M kg में मेजर करते हैं हम, ऐसा यूनिट में बता रहा हूँ, और ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हर बार फोर्स को इतना ही ऐसे लिखेंगे क्या, ना भाई ना। फोर्स बहुत खास क्वांटिटी है फिजिक्स में, तो इसको एक खास नाम भी देना चाहिए ना। तो क्या नाम देंगे हम इसको, फोर्स। अच्छा, फोर्स आया कहाँ से बताओ, किसकी देना ये फोर्स यहाँ पे, हमने फोर्स का फॉर्मूला किसने दे दिया यहाँ पे भाई, ऑब्वियसली न्यूटन सेकंड लॉ। तो इसकी यूनिट न्यूटन रख दूँ क्या, रख देते हैं। ठीक है, 1 यूनिट फोर्स 1 न्यूटन के बराबर, ऐसा यूनिट में, इन ऐसा यूनिट्स। ठीक है, ये बात याद रहेगी, रहनी चाहिए। फोर्स की यूनिट न्यूटन है। ठीक है, ऐसा यूनिट यहाँ पे यूज कर लिए न्यूटन। ठीक है, और कुछ, और क्या, F इक्वल्स टू ma। ठीक है, ओके, इतना ही रखते हैं अभी, इसमें और कुछ खास नहीं नज़र आ रहा है। जब आएगा तो ज़रूर बताएंगे आपको। ठीक है, ये स्लाइड यहीं पर रहेगी, आगे बढ़ते हैं। एक न्यूमेरिकल है, ट्राई कर लीजिएगा आप इसको। ठीक है, चलो अच्छा थोड़ा बहुत करते हैं इसको, बाकी आप सॉल्व करिएगा। अ ट्रक स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट इट मीन्स इनिशियल वेलोसिटी 0 थी। ठीक है, V1 इज 0, ये भी इनिशियल डाल दिया मैंने इसको। एंड रोल्स डाउन अ हिल विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। इन यूनिफॉर्म मोशन वाले इक्वेशंस यूज कर सकते हो ना। इट ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 400 मीटर, x 400 मीटर ट्रेवल कर जाता है इन टाइम 20 सेकेंड्स। फाइंड इट्स एक्सेलरेशन। वाह भाई, यही पूछ लिया, कांस्टेंट एक्सेलरेशन क्या है। फिर पूछा होगा फोर्स। ठीक है, निकल आएगा फोर्स। कैसे निकलेगा, F इक्वल्स टू ma होता है ना। ए तो हमें निकालना है, M कहाँ से लाएंगे, इसके आगे पढ़ो। एक्टिंग ऑन इट इफ इट्स मास दिया हुआ है 7 मेट्रिक टन्स। ठीक है, मेट्रिक टन्स को आपके किलोग्राम में चेंज करना, देन यू कैन पुट हियर एंड फाइंड आउट द फोर्स। ठीक है, चलो
ये तो आप फाइंड करोगे। मैं यहाँ पे एक्सेलरेशन कैसे निकालना है वो बता देता हूँ। एक्सेलरेशन निकालने के लिए बस 3 इक्वेशन है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन मोशन है। तो कौन सी इक्वेशन ज़्यादा यूजफुल लग रही है? फाइनल वेलोसिटी आपको दी है क्या? दूर दूर तक नहीं दी है इस क्वेश्चन में। तो ऐसी इक्वेशन लगाओ जिसमें फाइनल वेलोसिटी का नामो निशान ना हो। है ऐसी इक्वेशन, एक्स इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, है ना? प्रैक्टिस करोगे आपको खुद ये इक्वेशन आंखों के सामने आ जाया करेगी, जब भी क्वेश्चन में नहीं लग रही होगी, और जो लग रही होगी वो आपके सामने आ जाएगी भाई साहब। तो रख दो वैल्यू 400 यू जीरो, मतलब ये इनिशियल वेलोसिटी वी आई इट इज़ जीरो। सो ये तो क्या जीरो में हाफ ए टी स्क्वायर, हाफ ए निकालना है, टी स्क्वायर 20 × 20 दैट इज 400। कट गया ये सब, बचा क्या? ए इक्वल्स टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। रख दो वैल्यू यहाँ पे, आ जाएगा आंसर फोर्स का, न्यूटन में आएगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नहीं है यहाँ पे। चलिए थर्ड लॉ। अब आगे आपका ये थर्ड लॉ, 3 लॉ में पढ़ने हैं अभी न्यूटन के। ठीक है, 3 ही है खास। whenever a body exerts a force on another body, the second body also exerts an equal and opposite force on the first body। अच्छा, ऐसा भी होता है? हाँ, जैसे कि ये देखो, इस लॉ को मैं यहाँ पे बनाता हूँ कैसे, क्या कह रहा है ये कोई बॉडी है मास m की, ठीक है, अगर ये बॉडी इस पर रखी हुई है, ठीक है, तो ये इस पर एक फोर्स लगा रही होगी, ठीक है, ओके, इस पर ये, मतलब ये m है, ये सपोज कैपिटल M है, ठीक है, और ये एक टेबल है कैपिटल M मास की। अब तो समझ में आएगा ना, दो डिफरेंट बॉडीज हो गई ना अब, डिफरेंट बॉडीज। कुछ ऐसी बात मैं टर्म्स लिखता रहूँगा जो आपको याद आनी चाहिए, कीवर्ड्स होते हैं ये। डिफरेंट बॉडीज, बॉडीज डिफरेंट होनी चाहिए, ठीक। तो इसी के अपोजिट में एक और फोर्स लगेगा, ठीक है, फोर्स बाय स्मॉल m ऑन कैपिटल M, और इधर फोर्स बाय कैपिटल M ऑन स्मॉल m, ठीक है। हो गए दो अपोजिट फोर्स, ये दोनों क्या है? इक्वल एंड अपोजिट है, यानी F स्मॉल m कैपिटल M इज इक्वल्स टू एंड अपोजिट, यानी वेक्टर क्वांटिटी है तो ये वेक्टर का साइन होता है, ठीक है, कैपिटल M स्मॉल m, ये इस तरीके से, ठीक। ये सब वेक्टर फॉर्म में है, अपोजिट, ठीक है। अगर मैग्नीट्यूड की बात करें सिर्फ, तो ये दोनों प्लस में होंगे, ठीक है, मतलब न्यूमेरिकली दे आर इक्वल, ठीक है। पर फोर्स वेक्टर क्वांटिटी होती है, अपोजिट फोर्स लग रहा है, तो डायरेक्शन शो करते हुए आप निगेटिव साइन यहाँ पे लगा देंगे, ठीक। इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल किया था ना मोमेंटम वाला, वैसे ही है थोड़ा सा, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे। और ये डिफरेंट बॉडीज पे लगेगा, यानी सेम बॉडी अपने ऊपर कैसे अपोजिट फोर्स लगा देगी? हो सकता है क्या ऐसा? नहीं होगा, कहाँ से हो जाएगा? मतलब सपोज कोई बॉडी ऐसे रखी हुई है हवा में रखी है, क्या ये खुद के ऊपर फोर्स लगाएगी अपोजिट? नहीं लगाएगी, ठीक है। इलॉजिकल बात नहीं करनी है हमें। चलो भाई आगे बढ़ें। ये कौन सा टॉपिक आ गया? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अच्छा, कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये आपने पढ़ रखा होगा, नहीं पढ़ा है तो पढ़ेंगे, ठीक है। मास कंजर्व रहता है ये तो पता है ना, मोमेंटम भी कंजर्व रहता है, ओके। क्यों कंजर्व रहता है? उसका भी कंडीशन है, ऐसा नहीं हमेशा रहेगा। मोमेंटम सिस्टम रिमेन्स कंजर्व प्रोवाइडेड नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन द सिस्टम। इस पूरे चैप्टर में आपने बार बार देखा होगा डेफिनेशंस में एक्सटर्नल फोर्स आ रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है एक्सटर्नल फोर्स। क्यों? क्योंकि ये आप करते हो भाई, या कोई भी एक एक्सटर्नल एजेंसी करती है, ठीक है, ठीक है, बाहरी जो फोर्स लग रहा होता है वो अफेक्ट कर देता है भाई इंटरनल चीज़ों को, ठीक है। तो सिस्टम क्या है? अब यहाँ पे एक टर्म आया है सिस्टम, ठीक है, ये सिस्टम क्या है, ठीक है। यहाँ पे क्यों यूज़ किया गया है सिस्टम वर्ड फिजिक्स में? अभी इंट्रोडक्टरी आप पढ़ रहे हो 9th क्लास में, सो ऐसे टर्म आएंगे, अब शुरू से अगर आप इनको रटते जाएंगे तो जब बड़ी क्लास में जाओगे, ज़्यादा बड़ी नहीं, मतलब 11th में भी अगर आप जाओगे अभी, तो आपको थोड़ा नया नया लगेगा ये सब। तो इसलिए मैं चाह रहा हूँ पहले से समझते जाओ, ठीक है। इसकी डेफिनेशन नहीं पूछी जाती आपको, व्हाट डू यू मीन बाय सिस्टम इन फिजिक्स, कभी नहीं पूछी जाएगी, आ ही नहीं सकती, ठीक है।
मतलब ही नहीं है इस बात से। हो सकता है ये सिस्टम वर्ड भी नहीं यूज़ करें। मोशन मोमेंटम ऑफ बॉडी रिमेन्स ऐसे भी लिख सकते हैं, सिस्टम भी नहीं लिखा होगा। ठीक है, यहाँ पे बॉडी भी लिख सकते हो भाई, अगर सिस्टम से दिक्कत हो रही है तुमको। ठीक है, खैर फिर भी सिस्टम समझाऊंगा। सिस्टम क्या होता है, देखो सपोज कोई भी एक बॉडी ना होके एक से ज़्यादा बॉडीज अगर हैं, पहले तो ये इस तरीके से M1 मास, M2 मास, M3 मास, ऐसे सपोज एन तक गया। ठीक है, बहुत सारी बॉडीज हैं। अब क्या हुआ, इन सभी बॉडीज का मोशन सपोज सेम हो रहा है, इस तरफ हो रहा है। ठीक है, अगर सेम नहीं भी हो रहा तो भी क्या होगा मैं बताऊंगा, सेम हो रहा है। ठीक है, अब मैं एक एक बॉडी को स्टडी करूं या इन सब का मोशन एक साथ स्टडी कर लूं, बात एक ही है, बिल्कुल है, यहाँ पे एक ही है। तो नाउ अब सो नाउ आई विल कॉल इट अ सिस्टम, दे फॉर्म अ सिस्टम नाउ। ये अब एक सेपरेट बॉडी नहीं रह गए। ठीक है, अभी एक सिस्टम फॉर्म हो गए। ठीक है, अब इन सबका मोमेंटम कंजर्व रहेगा, कब, जब एक्सटर्नल फोर्स इन पे नहीं लग रहा होगा। ये है इसका मतलब। अब सपोज M2 इस तरफ जा रहा है, M1 इस तरफ जा रहा है, M3 इस तरफ जा रहा है और M4 इस तरफ जा रहा है। ठीक, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, दो दो बॉडीज लेता हूँ, चलो दो दो बॉडीज, एक ये ले ली मैंने, ये वाला, एक ये ले ली। ठीक है, तो ये दो अलग अलग सिस्टम होगा, ये S1 हो गया सिस्टम, ये S2 हो गया। ठीक है, दो बॉडीज का भी सिस्टम बन सकता है, एक का भी है, पर वो एक बॉडी का सिस्टम, उसे बॉडी कॉलर सिस्टम गले की बात है। ठीक है, तो वहां पे बॉडी टर्म यूज करते हैं। तो आप सोच रहे होंगे सिस्टम का मोमेंटम यहाँ पे कंजर्व रहेगा, इस तरीके की बात। अब सपोज मैंने चारों बॉडीज को अगर एक में ले लिया तो ये पूरा सिस्टम एक बन गया। ठीक है, अब इनका जब मोशन स्टडी करोगे तो नेट क्या आएगा, नेट मोमेंटम क्या आएगा, नेट फोर्स क्या आएगा, नेट मोमेंटम, नेट पी या फिर नेट फोर्स क्या आएगा, वो हम कैलकुलेट करेंगे सिस्टम के लिए। किसी बॉडी का नेट फोर्स तो उसके फोर्स के बराबर आएगा। ठीक है, जो उस पर टोटल फोर्सेस रख रहे होंगे। पर अगर कई बॉडीज हैं अंदर सिस्टम के, ठीक है, तो इस कंसिडरेशन में नेट फोर्स उन डिफरेंट डिफरेंट बॉडीज का टोटल फोर्स क्या आ रहा है उसके बराबर होगा। ठीक है, यानी अगर मैं इस सिस्टम का टोटल फोर्स निकालना चाहूँ या मोमेंटम भी निकालना चाहूँ, पी टोटल, तो वो क्या होगा, P1 प्लस P2 प्लस P3, ऐसे आगे तक बढ़ते जाएगा। ठीक है, डायरेक्शन जो भी हो वो प्लस माइनस हम हैंडल कर लेंगे। ऐसे ही फोर्स के लिए भी हो जाएगा। ठीक है, F1 प्लस F2 F3 ऐसे निकलता चला जाएगा। दैट इज वेरी सिंपल। सो ये था कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अभी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इतना सिंपल और छोटा टॉपिक नहीं है, इसको हम सेपरेटली एक पूरा लेक्चर डिवोट करेंगे। ठीक है, सो नाउ ये वी स्टडी दिस चैप्टर, कई सारी चीज़ें हमने कवर कर ली हैं। आपको इसके नोट्स का PDF जो भी हमने ये सब पढ़ा मिल जाएगा। मैं जानता हूँ क्वेश्चन इतने नहीं डिस्कस किए हैं, कब डिस्कस करेंगे, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के बाद। ठीक है, इसके लिए सेपरेट लेक्चर होगा भाई, ये वन शॉट में मैं इसके साथ नाइंसाफ़ी नहीं करूँगा। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एक पूरा लेक्चर मांगता है, इसको मिलेगा। ओके, आपको भी मिलेगा, देखिएगा लेक्चर आएगा। ओके, सो थैंक्स फॉर दिस, थैंक्स फॉर योर टाइम। और समझ में आया हो